बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना सीखा था और वर्क डन सीखा था कि वर्क डन होता क्या एक्चुअल में, और कांस्टेंट फोर्स की वजह से कैसे कैसे वर्क डन निकालते, कौन कौन से कांस्टेंट फोर्सेस थे। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस ही अभी देखेंगे, और भी जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वजह से भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना बच्चे, मान लो अपने पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, या मैंने कहा कार है। कार का मास लेट से m है, ठीक है, और ये कार मूव कर रही है। एक कोई कार है, क्वेश्चन इस तरीके से कांस्टेंट फोर्स की वजह से देख रहा हूँ वक्त। ये कोई कार है और ये कोई कार मूव कर रही है बेटा, ऐसे। पहले रेस्ट से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि इस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तभी तो है इसकी वेलोसिटी v किसी इंस्टेंट पर। अब क्या होगा? अब अगर इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर v है, तो ये बोला गया कि v की वैल्यू जो है वो k√x है, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये दे रखा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखी है किसी इंस्टेंट पर। तो एनी टाइम t पर मुझे वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी आ रही है, वो मुझे फाइंड आउट करना। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड, ये भी कांस्टेंट फोर्स ही, फाइंड वर्क डन by this force at any time t। ध्यान देते बेटा। अच्छा, वर्क डन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? वर्क डन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मुझे फोर्स पता होना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीधे F.S लिख देंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए, अदरवाइज डिफरेंट इंटीग्रेशन करते थे। तो अगर हम लोग बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स निकालने के लिए जिसकी वजह से ये वेलोसिटी आई है, उस फोर्स को निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन पता करना होगा उसका। ठीक है बच्चे? तो उसके लिए अगर अपन लोग एक्सेलरेशन पता करेंगे, ध्यान दो, तो उस फोर्स के लिए अपन लोग को एक्सेलरेशन पता करना होगा। और अगर उसके लिए एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन के लिए अपन लोग क्या काम करेंगे, ध्यान देना। इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, या स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करोगे देन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स। इसे डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इसे डिफरेंशिएट करोगे देन 2b dv ओवर dt दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx ओवर dt। अब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सर ये dx ओवर dt जो है ये तो अपना वेलोसिटी होता है। सो 2b dv ओवर dt इक्वल टू के स्क्वायर इंटू v से मैंने v को मार दिया। सो dv ओवर dt यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई के स्क्वायर बाई 2। ये तो एक्सेलरेशन मिल गया अपने को। कितना मिला भाई? के स्क्वायर बाई 2 के इक्वल, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब क्या काम करें? अब इसी में अपन लोग को देखना है कि मुझे एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट हो गया, मुझे फाइंड आउट करनी है कि फोर्स कितना होगा। तो मुझे पता है कि भाई फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। सो मास है अपने पास में m और एक्सेलरेशन हो गया के स्क्वायर बाई 2। तो फोर्स की वैल्यू भी अपने को मिल गई m इंटू के स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना मुझे, अब मैंने क्या काम किया, इसके आगे भाई फोर्स तो मुझे मिल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट और मिल जाए, ये फोर्स वेरिएबल नहीं है, ये फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स है जिसकी डायरेक्शन एक कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन भी देखो, इसका वो मैग्नीट्यूड भी देखो बेटा कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट के मैंने कहा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट 2, तो कांस्टेंट फोर्स है। इसकी वजह से अपन लोग को अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट और निकाले तो कहानी बन जाएगी। अरे निकाल सकते हैं यार डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मुझे पता है वी स्क्वायर इक्वल टू है के स्क्वायर इंटू एक्स, या v इक्वल टू है के अंडर रूट ऑफ एक्स। मैं इस v को लिख सकता हूं बच्चे dx ओवर dt। मैंने लिख दिया v को dx ओवर dt,
इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट एक्स, मीन्स मैं ऐसे भी लिख सकता था डी एक्स अपॉन रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर -1/2 इधर आएगा इक्वल टू के डी टी। भाई देखो ये रूट एक्स है, अपॉन में रूट एक्स आया, ऊपर गया एक्स की पावर -1/2, इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियलिटी इक्वल टू 0 पर ये डिस्प्लेसमेंट इसका या जो भी डिस्टेंस होगी वो कितनी हम लोग 0 लेट करे ले रहे हैं, कुछ भी चली होगी पहले चली होगी, लेकिन मुझे तो इसी टाइम से मतलब है ना, इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करिए। तो 0 से t तक इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया सॉरी, और ये 0 से x तक। इसका इंटीग्रेशन बच्चे जानते हैं कि पावर में -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1 तो 2√f(x) इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t। सो √x इक्वल टू k/2 टाइम्स ऑफ टी, यानी x की वैल्यू आ गई k² t² अपॉन में 4, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा सोचो, इनिशियली जब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ऑब्जेक्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि उनके बीच का, भाई ये ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा और इनिशियली रेस्ट में, तो ये तो इधर ही मूव करेगा लगातार। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल आया थीटा, वो 0 डिग्री हो गया, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं वर्क डन कैसे लिख सकता हूँ, मैं वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0। सो वर्क डन आ गया अपने पास में, f की वैल्यू बच्चे निकाल चुके, कितनी थी mk²/2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज k² t²/4। सो वर्क डन की वैल्यू आ गई m k की पावर 4 t² अपॉन में 8, ये वर्क डन आ गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स था। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे। देखते हैं, ध्यान दो बच्चे। मान लो, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, दूसरी बात पे चलते हैं। मान लो कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रिंग थी, ऐसे लॉन्ग स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का मास m है। एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास m है और ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग से ऐसे लटक रहा है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की लेंथ लेट से l है और इस पर एक कोई कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब, और कांस्टेंट फोर्स का मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो है इसे सर्कुलर ऐसे करके, इसका मोशन सर्कुलर टाइप का करा रहा है और अल्फा एंगल पर इसे डिस्प्लेस करे दे रहा है। यहाँ पर ऐसे करा रहा है मोशन और ये इसे ऐसे डिस्प्लेस करे दे रहा है अल्फा एंगल पर जाकर के। यहाँ से वर्टिकल से अल्फा एंगल जब ये बनाने लगता है तो वर्क डन बाई दैट कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन निकाला। अब अपन लोग को ये नहीं पता वो कांस्टेंट फोर्स कितना है। अब समझो जरा, वो कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मैंने लेट कर लिया बच्चे, मुझे बताना वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स which acts horizontally always। हमें कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन बताना है जो हमेशा हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा, ठीक है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान देना जरा। अगर मैं बात करूं बच्चे, मैंने कहा ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पर देखो ये मैंने कांस्टेंट फोर्स F लेट कर लिया, मुझे नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन ये हमेशा इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा। जब ये यहां पर पहुंचा तब भी ये फोर्स इधर की तरफ F ही एक्ट कर रहा था। बात आ रही यहां से यहां तक, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है वो अपन लोग को कैलकुलेट करना है। अब अगर दिमाग में बच्चों की ये क्वेश्चन आए कि नहीं सर ये L है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट L साइन अल्फा हो जाएगा और इसकी वजह से जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो वर्क डन हो जाएगा F इंटू L साइन अल्फा। लेकिन बात तो ये भी है ना कि F है कितना, अपन लोग को वो भी तो देखना है कि F कितना है। ऐसे तो नहीं आएगा, आंसर गलत आ जाएगा। देखना जरा, दोनों में मैच करेंगे अपन लोग। जैसे मैं अगर मान लो ये कहता कि हाँ, तो बच्चे को दिमाग में आएगा नहीं सर F तो मैं बता दूंगा कि F की वैल्यू जो है यहाँ टेंशन है T, इधर की तरफ बेटा अल्फा एंगल तो इधर T कॉस अल्फा हो गया, इधर की तरफ T साइन अल्फा हो गया और नीचे की तरफ mg हो गया।
तो बच्चे बोल देंगे एफ सर टी साइन अल्फा के बराबर है, और एफ की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे टी साइन अल्फा इक्वल टू एफ एंड टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी। वहाँ से मैं कैलकुलेशन इसकी बना ले जाऊंगा। हॉरिजॉन्टली एक फोर्स ऐसे लग रहा, और ये नहीं है कि इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है, स्लोली पुल कर रहा है इस फोर्स से, मैं लिख दे रहा हूँ स्लोली पुल, मतलब कोई एक्सेलेरेशन है नहीं। तो अगर स्लोली पुल कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन नहीं, तो ये बच्चे कहेंगे कि सर ये लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू टी साइन अल्फा एंड टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी। तो डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में कुछ ऐसा बनेगा टी साइन अल्फा अपॉन में टी कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी टेन अल्फा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, नहीं कैलकुलेट कर सकते कि एफ की वैल्यू निकाल रही हो एल साइन अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है समझो। इसलिए गलत अप्रोच है बेटा, यहां पर तो एंगल अल्फा बन रहा था, फोर्स ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, है ना। जब एंगल थीटा बन रहा होगा तब भाई ये फोर्स टी साइन अल्फा के बराबर है। मैं कह रहा हूं फोर्स कांस्टेंट है, टेंशन थोड़ी ना कांस्टेंट है, टेंशन तो चेंज हो जाएगी ना। और एफ इक्वल टू टी साइन अल्फा है तो टी चेंज होगा, वहां पर टी डैश होगा थीटा के साथ में, तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अपन लोग नहीं मान सकते कि ये चीज सही है। अब समझो कैसे निकालें इसे। फिर मैं एक काम करता हूं, देखना बेटा, यहां पर ना जाकर के मैं किसी एंगल थीटा पर पहुंच रहा हूं। मैं पहुंचा थीटा एंगल पर, ऐसे यहां पर ये थीटा है, और इसके बाद में मैंने छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट किया, ये एंगल डी थीटा ले लिया। लेट्स से दिस एंगल इज डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनना, इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एफ, इस तरफ लग रहा है एम जी, यहां टेंशन मैंने लेट कर ली टी है। ये एंगल देखो डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो ये थीटा ही मानेंगे, तो इसे भी मैं थीटा मानूंगा। तो इस तरफ लगा टी कॉस थीटा, इस तरफ लग गया टी साइन थीटा। मैंने बोल दिया भाई ये जो टी कॉस थीटा की वैल्यू है वो एम जी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। और टी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो एफ है। तो यहां से फिर से अगेन मैंने एफ की वैल्यू निकाली एम जी टेन थीटा। एफ की वैल्यू क्या आ गई, एम जी टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या काम करें। अब अगर एफ की वैल्यू एम जी टेन थीटा यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, एफ तो मुझे मिल गया। बात आ रही ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैंने बोल दिया भाई फोर्स जो है इस पर इधर की तरफ लग रहा है एफ, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इनके बीच का एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा था बच्चे, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल अगेन थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। तो डीएस वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब इसकी वजह से छोटा सा वर्क डन आ जाएगा डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, यानी एफ डी एस कॉस थीटा। मैंने ये लिख दिया। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर डी एस कैसे लिखा जाए। अरे भाई डी एस लिखना बड़ा आसान है। क्या मैं इस लेंथ को, इस डी एस को एल डी थीटा लिख सकता हूं। भाई ये सर्कुलर ऐसा बना रहा है तो एंगल डी थीटा है, तो आर के इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस होगी, तो डी एस की जगह डी थीटा इंटू एल लिख दिया, यानी कि एफ इंटू एल इंटू डी थीटा, ये लिख दिया। लिमिट कहां से कहां तक लगा दी है सर, ये थीटा की जो लिमिट है वो जीरो से लेकर के कहां तक मैं लेकर के जा रहा हूं, इसे अल्फा तक लेकर के जा रहा हूं, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो वर्क डन आ गया अपने पास में, दैट इज इक्वल टू एफ एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, लिमिट जीरो से अल्फा। अभी भी थोड़ी कहानी गड़बड़ दिख रही, अभी भी कहानी गड़बड़ है। मैंने देखो अभी एफ की वैल्यू ही नहीं रखी भाई, मैंने डायरेक्ट एफ को बाहर निकाल दिया। अब मैं एफ की वैल्यू अगर यहां पर पुट करूंगा बच्चे तो क्या आ जाएगा, देखो समझो। एफ जो है, एफ की वैल्यू है एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा इंटू
mg tan थीटा इंटू साथ में अगर अपन लोग ds की बात करें cos थीटा इंटू ds की वैल्यू है l d थीटा। बेटा tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, लिमिट 0 से अल्फा लगाई तो ये बचेगा mg इंटू एल और यहाँ बचेगा sin थीटा d थीटा। अब सही आया टर्म, लिमिट 0 से अल्फा, ये बन गया। ठीक है, तो यहां जो वर्कडन अब आ जाएगा वो mgl मैंने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से अल्फा। सो वर्कडन आ गया अपने पास में mgl अपर लिमिट माइनस कॉस अल्फा माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस 0 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1। सो वर्कडन मिल गया अपने को कितना बच्चे, वर्कडन आ गया mgl टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये वर्कडन आ गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहां तक कहानी क्लियर है। वर्कडन जाएगा इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से, एक फोर्स है जो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और स्लोली मूव करा रहा है, स्लोली मूव करा रहा है। मैं नहीं कांस्टेंट फोर्स इसे नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी, स्लोली मूव करा रहा है, बस इतना बोल दिया मैंने, स्लोली मूव करा रहा है इधर की तरफ, क्योंकि टेंशन चेंज होती जाएगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, थीटा भी चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू से मैंने ये वर्कडन कैलकुलेट कर दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे, ध्यान देना। अब आगे जाते हैं, डायरेक्शन में कांस्टेंट था। अब आते बेटा वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट इज वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखो बच्चे, वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या है समझो। वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये हो गया, देखो दो तरीके के फ्रिक्शन है भाई, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरीके के फ्रिक्शन है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड अगर अपन लोग देखें तो दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बात कर रहे हैं वर्कडन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या समझो, जैसे मान लो अपने पास में ये सरफेस है और ये सरफेस रफ सरफेस है। ये सरफेस कैसी है बच्चे, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बल्कि रफ नहीं, मैं एनफ रफ बोले दे रहा हूँ। एनफ रफ सरफेस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ दिस सरफेस इज म्यू एस। ब्लॉक का मास m है, तो इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लगेंगे, ऊपर की तरफ बेटा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ तो mg लगेगा। मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया F इधर की तरफ, तो ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा, लेकिन वो अभी रेस्ट की कंडीशन में यहाँ पर इस सरफेस के अलॉन्ग, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा ब्लॉक के ऊपर, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इधर की तरफ भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया, सरफेस पर इस तरफ आ गया। अब वर्कडन बाय फ्रिक्शन अगर मैं निकालूं, ध्यान दो, तो अगर मैं इस पर वर्कडन बाय फ्रिक्शन निकालूंगा तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, मान लो इन सरफेसेस पर लग रहा है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये मूव भी नहीं कर रहा, सरफेस मूव नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से जो वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स आया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो रेस्ट में, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑलवेज इन रेस्ट, और अगर रेस्ट में है तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्कडन कितना हो गया, वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो गया जीरो। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया सर नहीं ऐसा नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं तो मूव कराऊंगा किसी चीज को, कैसे,
उसने कहा नहीं सर, मैं इस ब्लॉक के ऊपर भी एक कोई ब्लॉक रख दूँ या किसी पर्सन को चला दूँ। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, मान लो यहाँ पर ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। ब्लॉक मतलब ये प्लैंक हो गया। अब ये सरफेस अगर मैं स्मूथ भी मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्मूथ मान ली। लेकिन ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस इनफ रफ है, इनफ रफ। अब ये बच्चा इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे चल रहा है, तो अगर ये चलेगा तो इस ब्लॉक को ये पीछे की तरफ धक्का देगा, ऐसे करके एक्शन लगाएगा, और जैसे एक्शन लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स है क्या बच्चे, एक्शन रिएक्शन का पेयर ही तो है, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ इस पर एक्ट करने लगेगा और ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट करने लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर जो है, ये ब्लॉक पर पीछे एक्शन देगा तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और इस बच्चे पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ एक्ट करेगा। अब दिमाग में आया, सर इस बच्चे पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। भाई इस पर फोर्स आगे चल रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन भी आएगा आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन जो होगा, इसका मास अगर स्मॉल एम माना मैंने, इसका मास कैपिटल एम माना, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन होगा एम इंटू, फोर्स होगा एम इंटू ए के बराबर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में एम के बराबर। उतना ही फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रहा है, तब उसका भी कोई एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, और इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए सर। और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया तो अब तो भाई देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो तो नहीं होगा। तो बच्चे एक काम करते हैं, ये अगर आगे की तरफ भाग रहा है तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वालक, ये जब मैं सिंपल अगर बात करूं, ब्लॉक भी ना रखता, केवल सरफेस रखता, आगे की तरफ भागता, डिस्प्लेसमेंट तो होता, डिस्प्लेसमेंट होता, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था वो जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसे पैर रखता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पर रहता, मैं आगे बढ़ जाता। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तब तक दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही चेंज हो गया, वो पॉइंट ही चेंज हो गया जिस पर फोर्स लग रहा था। भाई पहले एक बार ऐसे चले, यहां पर चले, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां पर था, मैंने फोर्स लगा दिया, पैर हटाया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वहीं पर रहा, वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो तो उस टाइम पर, इतने कम टाइम के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स बाय वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वजह से भी जीरो, उसकी वजह से भी जीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चल नहीं रहा। तो फिर ये किसकी वजह से वर्क डन आएगा, आगे ये डिस्प्लेस करेगा और ये वर्क डन आएगा। बेटा ये मस्कुलर फोर्स होगा, जो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो बच्चा है, ये बच्चा लगाएगा, इसका मस्कुलर फोर्स होगा, इसकी एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी कहीं ना कहीं जाकर के, इंटरनल एनर्जी लॉस होगी, और ये मस्कुलर फोर्स होगा। आगे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये मस्कुलर फोर्स कितना होगा किसी टाइम टी पर, ठीक है। इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सर ये बात समझ में नहीं है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला कहानी क्या है, तो समझो बच्चे, देखो इधर देखो, ये मान लो ये है, ये इसके पैर हैं, इसने इस पैर से इस वाली सरफेस पर पीछे की तरफ एक एक्शन दी, यानी पीछे की तरफ इस सरफेस पर फोर्स लगाया, और ये ग्राउंड है, लेट से ये ग्राउंड है, इस पर फोर्स लगाया। जैसे फोर्स लगाया, इस ग्राउंड ने इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाया, यही फ्रिक्शन है, और ये आगे की तरफ बढ़ गया, इसने ये पैर हटा लिया। जब चलेगा तो बच्चे ये पैर ऐसे हटा लेगा, जैसे ही हटाया पैर, ये तो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज जीरो। और अगर इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो इन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो, हर एक केस में जीरो होगा। अगर कोई आ भी रहा है तो वो किसी और रीजन की वजह से आ रहा होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि मस्कुलर फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं, ध्यान दो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा समझो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मान लो कोई ब्लॉक है ऐसे, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लेट से अपने पास में कोई ब्लॉक है ऐसे, बेटा ये जो मस्कुलर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें मैं वर्क डन निकाल के भी दिखाऊंगा आगे वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं बच्चे, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, मान लो ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, सरफेस रफ सरफेस है, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू के, इधर इसे वेलोसिटी देगी कोई यू वेलोसिटी, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच, सरफेस रेस्ट में बेटा फिक्स है सरफेस, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन है तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, और इस वाली सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग गया। अब मैं कहूँ इस वाले काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन कितना किया। अब भाई यू वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है इधर होगा, मान लो x था, तो यहां वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर अपन लोग देखें ऑन मास m, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस 180, तो ये बन गया माइनस का एफ के इंटू एक्स, कॉस 180 की वैल्यू -1। मैं कहूँ सरफेस पर कितना होगा, भाई सरफेस का तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो सरफेस पर ऑन सरफेस अगर देखें तो वर्क डन बाय ऑन सरफेस अगर देखें तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज जीरो। तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर देखा जाए तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये माइनस और ये जीरो, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया बच्चे, नेगेटिव आ गया। यहां तक कहानी क्लियर है। अच्छा, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से अगर देखूं, मैं कहूं नहीं सर भाई यहां ऐसे ब्लॉक नहीं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, ऐसे दो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है ऐसे, ये ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है ए, और इसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा है ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए को इनिशियली मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दी यू, ये स्मूथ सरफेस है, लेट्स से दिस सरफेस इज स्मूथ एट दिस टाइम। आगे मैं इस पर भी फोर्स लगा करके देखूंगा, ये सरफेस स्मूथ है, और जब अगर इधर मूव करेगा तो इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा, तो बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ये बातें फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं अपन लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लग रहा। अब मान लिया इसने जो है, ध्यान देना, ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा और ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा। इसके पास पहले से ही कोई वेलोसिटी है यू, इसके पास पहले से ही कोई वेलोसिटी यू है, तो होगा क्या भाई, ये रिटार्ड करेगा, ये भी रिटार्ड करेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन उतना तेज नहीं होगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अच्छा खासा, इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा, लेकिन ये ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तब तक सर क्यों बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी है, या मैं मान लूं इस वाले ब्लॉक पर एफ फोर्स पहले से ही एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इधर फ्रिक्शन फोर्सेस लगे। तो इसका जो एक्सेलरेशन है लेट से a1 है, मैंने ये मान लिया इसका एक्सेलरेशन कितना a1 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना a2 है। ये वाला ब्लॉक भी भागेगा, ये भी ब्लॉक भागेगा, लेकिन ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर आगे की तरफ भाग रहा होगा। ये तो बात क्लियर है ना। तो होगा क्या, लास्ट में अगर अपन लोग देखें तो ऐसे हो गई कंडीशन, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया और ये ब्लॉक
तो इस वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी मैं इधर बना दे रहा हूँ, सो ब्लॉक ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ हो गया, लेट से फोर्स लगा, ब्लॉक ए इधर आ गया, और ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ही ऊपर है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो इसके साथ ही है, तो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ और आगे ऊपर आगे की तरफ चल के भी आ जाएगा, मान लो यहां पर आ गया। मैंने कहा भाई ब्लॉक बी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x2 हुआ, और ब्लॉक ए का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x1 हुआ। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ब्लॉक बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ज्यादा है, भाई ये यहां से यहां तक x1 है, तो ये इतना ज्यादा है वैल्यू, इतनी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो मैं वर्क डन निकालूं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 1 या ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए पर कितना लग रहा होगा, मैंने 1 लिख लिया ब्लॉक ए के ऊपर, तो ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिधर फ्रिक्शन फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो पॉजिटिव आ गया वर्क डन। ऐसे ही ब्लॉक बी पर देखूं तो ब्लॉक बी पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर माइनस का हो गया। नेट वर्क डन अगर देखूं तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, W1 प्लस W2, तो ये बन जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास में x1 माइनस x2, बट x2 इज ग्रेटर देन x1 बच्चे, x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आया, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो पहले केस में भी कैसा था, नेगेटिव था, जब केवल सिंगल ब्लॉक मूव कर रहा था, दूसरे केस में भी कैसा है, नेगेटिव है। हाँ, पहले केस में इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो था, जब सरफेस पे रखा था, तो वर्क डन कैसा आया था, नेगेटिव, सरफेस का कितना आया था, 0, लेकिन दूसरे केस में सरफेस नहीं, दूसरा ब्लॉक है, उस पर वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव, इस पर कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है एक ब्लॉक पर, सिंगल ब्लॉक पर, लेकिन पूरे सिस्टम पर जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन की वजह से वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स on block may be positive, कॉमन नेगेटिव और 0, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि नहीं भाई वर्क डन बाय, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा आया, नेगेटिव आया, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव आया क्यों, नेगेटिव आने का मतलब है, मैंने कल भी बताया था कि अगर वर्क डन नेगेटिव आता किसी फोर्स की वजह से, तो इसका मतलब है वो उस फोर्स की वजह से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है सिस्टम से, तो इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही होगी, हो सकता है हीट की फॉर्म में की जा रही, हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहा, कुछ भी हो सकती, कोई फॉर्म हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो इतना सब पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब कुछ निकाल करके देखते हैं, ध्यान देना बच्चे। मैंने मान लिया कि ये कोई ब्लॉक है ऐसे, ये ब्लॉक इस सरफेस पे ऐसे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ये एंगल है थीटा, T इक्वल टू 0 पर ये कहानी है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, on block at any time t, at any time t, किसी टाइम t में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ लगेगा बच्चे F cos थीटा, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज F sin थीटा, नीचे की तरफ लगेगा बच्चे यहाँ पर mg अगर ब्लॉक का मास m है, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब बात आ रही कि सर फ्रिक्शन फोर्स निकाले कैसे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर देखूं तो ये वाले जो फोर्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन वाले बैलेंस्ड हैं, कोई एक्सेलेरेशन नहीं इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना है 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मीन्स मैं नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ mg
यानी नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास में mg माइनस एफ साइन थीटा, ये बन गई नॉर्मल एक्शन की वैल्यू, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं। अब वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं, तो म्यू के इंटू एन की वैल्यू है mg माइनस एफ साइन थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई। क्लियर है बात। अब क्या काम करें सर, अब मुझे एक्सेलेरेशन और फाइंड आउट करना, निकाल लेते बच्चे। इधर की तरफ देखो बच्चे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इस तरफ एफ कॉस थीटा लग रहा है, और मुझे ये बात पता है कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स से तो कम ही होगा, तो एफ कॉस थीटा ज़्यादा होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा। ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यानी नेट फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एंड माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 1/m टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा। भाई ये एक्सेलेरेशन निकालने की सर जरूरत क्यों पड़ी यार, पड़ती पता है क्यों, मैं डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालूंगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बकटन के लिए। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बच्चे चिल्ला कहेंगे सर किसी टाइम टी पर ही तो निकालना है, तो एस इक्वल टू यू इनिशियल जीरो है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए की वैल्यू है 1/m टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात क्लियर। अब बकडन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। सो बकडन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे, देखो बच्चे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, तो बकडन कैसा आएगा, नेगेटिव, और कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है अपने को कितनी है, म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वॉट 1/2 m टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा माइनस का म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये बना, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान देना, ध्यान दो। मैं कहूँ बकडन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ सरफेस है, उस पर बकडन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा ब्लॉक का, जैसे अभी निकाला था मैंने, ऐसे सिंपल सी सरफेस ले ली थी, मान लो ऐसी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसी, बेटा ये वर्टिकल नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है, ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक, नीचे की तरफ ऐसे एम जी एक्ट कर रहा है, इसमें जो एम जी एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे नीचे एक्ट कर रहा है, मैंने एरो बना दिया नीचे, ये ठीक है। तो यहां से यहां तक ब्लॉक जा रहा है, और ये जो पूरी लेंथ है, लेट से दिस लेंथ इज एल, ब्लॉक का मास m है, तो जाहिर सी बात है अगर ब्लॉक इधर चलेगा तो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया बेटा ds, और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट। फिर यहां ब्लॉक पहुंचा होगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा, कांस्टेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगेन इधर ds। फिर यहां ब्लॉक पहुंचा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगेन ds। फिर यहां ब्लॉक पहुंचा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट इधर। यानी फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल हमेशा 180 डिग्री बन रहा है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है, तो इनकी वजह से जो वकडन आएगा वो एक छोटा सा वकडन मैंने निकाल लिया, एंड दिस छोटा सा मुन्ना सा वकडन माइनस का एफ के इंटू डी एस। सर माइनस क्यों किया भाई, माइनस इसलिए किया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा भाई, अब ये तो कांस्टेंट है ना भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, म्यू के एम जी के बराबर होगी यहां पर। सर म्यू के एम जी क्यों करती है, म्यू के एम जी कॉस थीटा साइन, अरे यार ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे एम जी सीधे सीधे, तो वकडन, टोटल वकडन जो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू के एम जी इंटू डी एस, तो माइनस का म्यू के एम जी इंटू डी एस। अगर अपन लोग देखें तो डी एस क्या होगा,
अब देखो ये ds प्लस 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 ds, अब ds 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 एक ही डायरेक्शन के मैं जोड़ता चला आ रहा, तो ये नहीं कहूंगा बेटा ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना। अब ये वेक्टर बना कहाँ, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया ds का। भाई वेक्टर तो तब बनता जब मैं लिखता एफ के डॉट ds, एफ के ds cos 180, तो एफ के और ds तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गए, तो ds का मैग्नीट्यूड ही तो लिख रहा हूं, तो ds 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 इनका सबका ऐसे ही सीधे जोड़ दिया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया l के बराबर, ये टोटल लेंथ हो गई। तो यहां पर कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज माइनस का म्यू के mg इंटू लेंथ ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस की लेंथ l है तो उसकी वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन डायरेक्ट अपन लोग लिखेंगे माइनस का म्यू के mg इंटू एल के बराबर, नेगेटिव होगा, ये बात तो ठीक है। अब कोई कहे कि सर वर्टिकल ट्रैक की वजह से बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो अगला देखते हैं अपन लोग पॉइंट, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल ट्रैक। मान लो ये कोई वर्टिकल ट्रैक है बच्चा, ये कोई वर्टिकल ट्रैक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू, यहां पर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बताना, ब्लॉक इधर है ऐसा, ये रहा ब्लॉक। अब क्या होगा, बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है ds, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल मैंने अभी थीटा लेट कर लिया। अब देख वर्टिकल में थीटा चेंज हो रहा है ना, वहां तो हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, क्या मतलब था, इस तरफ मैंने मान लिया इसे dx और ये मान लिया मैंने dy, लेट से ये जो हाइट है ये y है और ये x, मैं 0,0 से चल रहा हूँ, ये 0,0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। यहां तक कहानी क्लियर है। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि dx इक्वल टू ds cos थीटा एंड dy इक्वल टू ds sin थीटा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बच्चे बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बहुत अच्छे इंसान हो। इधर देख लो बच्चे, ये m है, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n, इस तरफ लगेगा mg। अब सोचो यहां पर ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये वाली वैल्यू हो गई mg cos थीटा, यानी मैंने निकाल लिया यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो mg cos थीटा के बराबर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो mg cos थीटा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं यार, अब क्या निकालते हैं, सोचो, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो गया। अब क्या करें बच्चे, अब मैं कहूं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो है यहां पर dw दैट इज माइनस का एफ के इंटू माइनस एफ के इंटू ds। क्यों भाई, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 बनता, सीधे ही लिख दिया। अब ds मैग्नीट्यूड है बेटा, ds कोई वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि f के ds cos 180 लिखता ना, और अगर cos नहीं लिखता तो भाई देखो a डॉट बी ए बी cos थीटा होता था, तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होता है, तो ये ds मैग्नीट्यूड है इस टाइम पर। अच्छा मैं f को के क्या लिख सकता हूँ भाई, बच्चे बोलेंगे सर एफ के को लिखेंगे म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू तो यहाँ आ गई mg cos थीटा इंटू ds। बच्चे बोलेंगे सर एक चालाकी कर दी आपने, जो ds cos थीटा है ये तो पता है अपने को dx के बराबर है, तो जो वर्क डन आ गया बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस का म्यू के mg इंटू dx, ये भी dx का मैग्नीट्यूड ही, और होती भी डायरेक्शन तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहां से चलो जरा, ये dx फिर 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 ये dx और टोटल x हो गया। अरे भाई यहां से ऐसे चले ये dx, ऐसे चले होंगे तो ये ds, ये dy, ये dx,
ये टोटल ऐसे ही इसका हम लोग प्रोजेक्शन डालते गए और इन dx का सम कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे सो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन वर्टिकल ट्रैक इज म्यू के mg इंटू एक्स। मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। mg अगर दे रखा है तो म्यू के mg लिखोगे और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलोगे वही आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ किस तरीके से, ध्यान देना। जैसे मान लो ये ट्रैक है, ऐसे ये ट्रैक है और ये एंगल थीटा है। यहाँ पर ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरफ mg cos थीटा है, ठीक है, ये x है। और ब्लॉक यहां से यहां मूव ऐसे करा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ब्लॉक इधर से इधर मूव कर गया, यहां से यहां तक। तो बच्चे बोलेंगे सर इधर से इधर मूव करा है, तो मैं लिखूंगा एफ के इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। तो क्या लिखूंगा, माइनस का एफ के इंटू यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखें भाई, ये तो हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में कॉस थीटा। तो बेस हो गया एक्स अपॉन में कॉस थीटा। अब बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो ये बताओ कि एफ के की वैल्यू क्या होगी। भाई एफ के की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एम जी कॉस थीटा, ये हो गया म्यू के इंटू एन इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा। अब बहुत आराम से सर मैं समझ गया क्या चालाकी करी थी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो म्यू के तो ऐसे ही रहने दिया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो गई। सो एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा, मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का म्यू के एम जी इंटू एक्स के बराबर। तो ये सब लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा। अगर कोई वर्टिकल ट्रैक है भी तो अपन लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस केवल देखेंगे और सीधे म्यू के एमजी से मल्टीप्लाई करेंगे, जाकर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा सिंगल ब्लॉक के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान देना। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ध्यान दें। मान लो अपने पास में कोई प्लैंक है, ये प्लैंक है, एंड लेट्स से मास ऑफ दिस प्लैंक इज 2 kg। ये प्लैंक ए मान लिया, यहाँ कोई दूसरा प्लैंक है, ब्लॉक है बी, इसका मास है 1 kg, इसकी वेलोसिटी बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का है बच्चे 0.4। ये स्मूथ सरफेस है, तो अगर ये मूव करेंगे ऐसे, ये दोनों मूव करेंगे ऐसे, ये मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यही तो होगा ना। अब क्या होगा, इन दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स इन डायरेक्शंस में लगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा, देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मैं थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूं अगर ना दिख रहा हो तो। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसका मतलब रिटार्डेशन इसका करा रहा होगा। और अगर ये इसका रिटार्डेशन करा रहा है तो बच्चे क्या होगा, अगर ये इसका रिटार्डेशन करा रहा है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी, और इस ब्लॉक का क्या हो रहा है, इस वाले ब्लॉक का लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसका अगर एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। भाई एक का रिटार्डेशन हो रहा है और दूसरे का एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसका रिटार्डेशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही होगी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। अब क्या होगा सर, अब अगर मान लो एक का तो रिटार्डेशन आपने बोल दिया हो रहा है, दूसरे में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक की वेलोसिटी बढ़ रही, एक की कम हो रही, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर। भाई इसकी बढ़ेगी इसकी कम होगी, एक टाइम पर वेलोसिटी दोनों की बराबर, और दोनों की वेलोसिटी बराबर तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद एक मोमेंट के लिए, ठीक है। तो मुझे बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी कब, जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए जब फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाए, और नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी पहले कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स
ऑन ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए एंड नेट बगडन। ये सारी चीजें निकालनी अपने को, ठीक है। तो पहले तो ये तो निकालें भाई कब वेलोसिटी जीरो हुई, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखूं मैं। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सर लिखना बड़ा आसान काम है, मुझे पता है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इधर की तरफ mg लग रहा है, यानी 1 × g 10 के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा 1 × g यानी 10 न्यूटन के बराबर हो गया। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू के इंटू एन एंड म्यू के इज वाट 0.4 × 10, यानी फ्रिक्शन फोर्स आ गया अपने पास में 4 न्यूटन का, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी वो कैलकुलेट करते हैं। मान लिया मैंने ये t = 0 था, यहाँ t = t पर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो गई, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मैं किसी इंस्टेंट t पर ब्लॉक b की वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b एट एनी टाइम t = इनिशियल वेलोसिटी u माइनस at। सो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू बच्चे कितनी, u की वैल्यू है अपने पास में बेटा 6 माइनस a क्या है, इस पर लगने वाला फोर्स अपॉन में मास। इसका फोर्स कितना लग रहा है बच्चे 4 और मास है 1 kg इंटू टाइम t। ये वेलोसिटी ऑफ b आ गई किसी इंस्टेंट t पर। कितनी लिख दी मैंने 6 माइनस 40, एक इक्वेशन होगी भाई। उसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी भी, ब्लॉक ए की भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ब्लॉक ए की वेलोसिटी तो बढ़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए भाई, एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स दे रहा है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेट कराएगा, इधर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू u + at। u तो जीरो है, लेकिन अगर मैं ए की बात करूं तो एक्सेलरेशन इसका बेटा कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो पता कर चुके हैं ना 4 न्यूटन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया यानी कि 4, तो m तो इसका 2 kg है इक्वल टू a 4, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। ब्लॉक a के लिए जो एक्सेलरेशन है वो 2 है, ब्लॉक b का एक्सेलरेशन है 1, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे यानी 2 × t। ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a आ गई। जब फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हुआ ना, उस टाइम पर जब फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि रिलेटिव मोशन कितना हो गया जीरो, तो मैं इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर दूंगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी बच्चे क्या है, ए की वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ टी, बी की वेलोसिटी क्या है 6 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी। इसको इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज 6t = 6, यानी टी की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद में दोनों की वेलोसिटी जो है बराबर हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो अब क्या दिक्कत है भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और बी ने कितना किया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेट्स से x1 किसके इक्वल होगा, ut + ½ at²। ए का u कितना बेचा, जीरो है। ए की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ब्लॉक ए, सॉरी ये ब्लॉक ए था, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए दैट इज इक्वल टू ½ at²। ए मीन्स 2, टी की वैल्यू 1, कितना आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट इसका 1 मीटर आ गया। यही तो ना। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2 निकालें बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2 कितना होगा, ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया यानी बी का u मीन्स 6 × t माइनस ½ at²। ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन 6 × t की वैल्यू 1 माइनस 1/2 इंटू बी का एक्सेलेरेशन बेटा कितना था, 4 था, इंटू t²। टी की वैल्यू 1 कैंसिल आउट, 2 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 मीटर। ब्लॉक बी चला है 4 मीटर, ब्लॉक ए चला 1 मीटर। अब क्या काम करा जाए सर, अब फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए। तो बेटा ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है, तो कैसा आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू x1 लिख दिया मैंने, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है 4 न्यूटन थी, x1 की वैल्यू 1 है, कितना आ गया बच्चे 4 आ गया, प्लस का 4 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 2 यानी ब्लॉक बी, वो कितना हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 4, माइनस में मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो -4 इंटू क्या काम करेंगे, इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट बच्चे 4 आ गया, तो ये आ गया -16 जूल।
अब कोई बच्चा कहेगा सर नेट वर्क डन कितना होगा, तो भाई नेट वर्क डन क्या काम करेंगे, नेट वर्क डन आएगा वर्क डन बाई वर्क डन ऑन फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, दोनों को मैं जोड़ दूंगा और दोनों का अगर जोड़ूंगा तो एक तो रहा -16 और दूसरा है +4, बचेगा -12 जूल। अब बात आ रही एक बच्चे के दिमाग में, यार सर ये जो वर्क डन -12 जूल है, कौन सी एनर्जी ले गया। मैं कह रहा हूं कोई हीट लॉस नहीं हो रही, हीट लॉस होती तो हीट की फॉर्म में भी चला जाता, कौन सी एनर्जी ले गया, गई होगी कोई एनर्जी, देखो कौन सी गई, ध्यान देना। बाद में फाइनल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की हो कितनी गई, फाइनल वेलोसिटी वी और वी भी देखो दोनों की बराबर हो चुकी, और मैं अगर वी ए की ही बात करूं तो वी ए की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट कर चुके थे बच्चे, वो किसके इक्वल थी, वी ए की वैल्यू आ चुकी थी, मैंने यहाँ निकाली थी, ये वी वी हो गया एंड वी ए इज वेर इज वी ए, ये रे 2 टाइम्स ऑफ टी, 2 टाइम्स ऑफ टी, यानी 2t की वैल्यू आ गई थी 1, तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक ए की भी इतनी है और ब्लॉक बी की भी इतनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहा हूं, मुझे ब्लॉक की वेलोसिटीज पता है, समझो क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक बी की जो है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ब्लॉक बी 1 kg, ये इनिशियल है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए ये भी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ब्लॉक ए ये दे रखा है 2 kg, यही तो है ना, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए 0। मैं कहूँ भाई बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी होगी, तो ब्लॉक ए की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चे कितनी हो गई 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ब्लॉक बी की अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ब्लॉक बी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ ब्लॉक बी दैट इज 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इनिशियल 6 का स्क्वायर यानी 36, कितनी आ गई बच्चे 18 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आ गई 18 जूल। मैं कहूँ पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो भाई किसकी, ए ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस बी ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। अब ए ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर मैं ए ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम ए, मास कितना बच्चे, ब्लॉक ए का मास है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक वो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक ए की कितनी है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ब्लॉक बी का मास है 2 kg, और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 2 है, 2 का 4, ये और ये कैंसिल, इससे कैंसिल 2 4 और कितना हो गया 6 हो गया। मैं कहूँ भाई एनर्जी में चेंज कितना आया, एनर्जी लॉस कितनी, इनिशियल ज़्यादा फाइनल कम, लॉस कितने का हुआ 12 जूल, वही तो -12 जूल वर्क डन है जो फ्रिक्शन ने किया, वही निकाल लिया है यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ वर्क डन केवल एक फोर्स कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन तो कर नहीं रहा था। तो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें बस यही है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वर्क डन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतनी बात क्लियर हो गई। मैं चाह रहा हूं एक न्यूमेरिकल और बच्चे छोटा सा करते हैं, ध्यान देना, इसी से रिलेटेड। इस बार मैं काइनेटिक और स्टैटिक दोनों टाइप के फ्रिक्शन लगा के देखता हूं और फिर बताना है अपन लोग को कि क्या होगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसे सिस्टम है और सरफेसेस रफ है, सारी सरफेसेस ऐसे, ये सरफेस है, ये भी रफ है, यहाँ ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m2, ये सरफेस है, ये भी रफ है, इस ब्लॉक का मास है m1, इस वाले पर फोर्स लग रहा है F, ये भी रफ है और ये भी रफ है। इस फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ड्यू टू दिस फोर्स whole system is moving with acceleration a equal to f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। पूरा सिस्टम जो है वो इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देन फाइंड, अपन लोग को फाइंड आउट इसमें क्या करना है, पहला
पहला फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरा फाइंड आउट करना फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक। ठीक है, पहला फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स on block and rough surface, and second is friction force on upper block, और तीसरा ये जो फोर्स लग रहा है F, इसकी वजह से वर्क डन कितना, F पता नहीं है कितना है, मैंने कहा एक्सेलरेशन है F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, तो F की वैल्यू भी निकालनी होगी, ये अननोन है, इस अननोन के टर्म में ही ऐसा लिखा है। ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय F when block displaced x, ब्लॉक डिस्प्लेस्ड x, ये कैलकुलेट करनी है, सारी चीजें निकालते हैं बच्चे, ध्यान देना। अगर ब्लॉक x डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहले अपन लोग इसकी FBD बनाएंगे, समझो कहानी कुछ ऐसी होगी। अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं, ये रहा m2, ये रहा m1, इसके बीच में ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n1, इधर भी इस ब्लॉक पर भी लगेगी n1, ये लगेगा m1g के बराबर। ठीक है, और आगे की तरफ मूव करेगा ये वाला ब्लॉक, तो अगर ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वजह से ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाएगा किसी फोर्स F1 से, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स F1 इधर लगा और इस पर इधर की तरफ F2 लगेगा, क्योंकि रफ सरफेस से ये फोर्स इधर की तरफ लगा रही होगी, ऊपर की तरफ लगेगा बच्चे N2। तो सबसे पहली बात, मैं अगर N1 लिखना चाहूँ तो क्या मैं N1 को, इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, N1 लग रहा है, नीचे की तरफ m1g लग रहा है और इधर F1 लग रहा है, तो क्या मैं N1 को m1g नहीं लिख सकता हूँ? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, N1 इक्वल टू m1g। और F1 किसके इक्वल होगा? बच्चे कहेंगे सर F1 किसके इक्वल होगा? सिंपल सी बात है, F1 इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इसका, और मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? मास इस ब्लॉक का पता है मुझे m1, और एक्सेलरेशन तो था अपने पास में F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। हालांकि ये बात अलग है कि मुझे F की वैल्यू हो सकता है कैलकुलेट करनी पड़ जाए, या F की वजह से सीधे सीधे वर्क डन निकालना है को पूछ लिया जाए। ठीक है, दूसरी बात, ये तो F1 की वैल्यू होगी। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये भी A से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, इस पर जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स हो गया F माइनस F1 प्लस F2, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m2 इंटू एक्सेलरेशन बेटा कितना है? F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ये दे रखा। अब सॉल्व करते हैं इसे, क्या लिखेंगे? F माइनस F1 प्लस F2, F1 कितना है सर? F1 की वैल्यू है m1F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस F2 की वैल्यू, सर F2 की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ यहां का नॉर्मल रिएक्शन N2 इक्वल टू m2 इंटू F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ये भी पता लग गया। अब क्या करा जाए सर? अब एक काम करते हैं, N2 की वैल्यू लिख लेते हैं यार। N2 देखो किसके बराबर है? N2 होगा N1 प्लस M2G के बराबर। भाई ऊपर की तरफ N2 लग रहा, नीचे इस वाले ब्लॉक पर M2 पर N1 और M2G लग रहा, तो F माइनस M1F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2,
प्लस म्यू टाइम्स ऑफ n2 की जगह लिखूंगा मैं n2 की जगह n1, और n1 की वैल्यू भी निकाल चुके अपन लोग m1g प्लस m2g, ये रहा, इक्वल टू m2f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ये बन गया। मुझे तो म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू वाला टर्म इधर ही रहने दो, बाकी सारे टर्म उधर लिए जा रहे हैं। सो म्यू इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में कितना बच्चे, म्यू इक्वल टू मिल गया मुझे म्यू टाइम्स ऑफ m1g प्लस m2g, दैट इज इक्वल टू, बच्चे देखो इसमें था क्या, ये साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन था, और इसके बीच में स्टैटिक, साथ साथ मूव कर रहे थे ना। म्यू टाइम्स ऑफ m1g प्लस m2g इक्वल टू m2f अपॉन 2m1 प्लस m2, और ये वाला टर्म भी इस तरफ आ जाएगा उठ के, ये प्लस हो गया और वो माइनस हो जाएगा, तो m2f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, ठीक है, और ये इधर आए, ये भी प्लस का हो गया, प्लस m1f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 और माइनस है, यही तो बना। कितना बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर कुछ कॉमन है, f कॉमन हो गया, ऊपर हो जाएगा m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चे यहाँ पर f/2 माइनस f इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1g प्लस m2g, यही तो बना, मेरे ख्याल से यही बन गई है। f माइनस f1 प्लस m2, ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये माइनस है, सॉरी माइनस का म्यू है, ओके। सो यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ m1 प्लस m1g प्लस m2g, दैट इज इक्वल टू f/2, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में बच्चे, ये माइनस, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू मुझे मिल गई, एंड म्यू इज इक्वल टू f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये म्यू मिल गया। अगर मुझे म्यू मिल गया तो मैं f2 भी निकाल लूँगा, और अगर मुझे f2 मिल गया किसके टर्म में, f के टर्म में, तो मैं यहाँ से f भी कैलकुलेट कर ले जाऊँगा, और f कैलकुलेट करूँगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा और वर्क डन भी आ जाएगा। तो चलो मैं f कैलकुलेट कर लेता हूँ, आगे की कैलकुलेशन तो बच्चे आप कर ही लोगे क्योंकि सारी टर्म बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखूँगा f माइनस m1f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 माइनस म्यू मीन्स f अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी, साथ में, सॉरी ये तो इक्वेट ही हो जाएंगे ना, यहीं से तो वैल्यू निकाली, सॉरी इक्वेट हो जाएंगे, ओह सॉरी, चलो तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ चुकी है, और सॉरी सारा बेटा चला गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसके आगे अब कैलकुलेशन इसकी बना ले जाओगे, ठीक है। म्यू की वैल्यू आ चुकी थी, म्यू की वैल्यू उठा करके एफ की वैल्यू लिखते, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ जाए। तो वैसे मुझे म्यू मेनली निकालना था, तो आज अपन लोग इतने ही रखते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन तक। कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद स्टैटिक काइनेटिक और सारी चीज़ें मिक्स करके जब लगाएंगे तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से अपने कैलकुलेट होंगे।